अब मैं आपको जापान में शोगुनों का शासन यानी तोकुगावा काल के अंदर कुछ बदलाव हुए उनके विषय बताता हूँ। 12वीं शताब्दी के अंदर जापान के अंदर शोगुनों का शासन था। शोगुन का मतलब जापानी भाषा में होता है बर्बरों का दमन करने वाला सेनापति। और जापानी सरकार ने या वहाँ के सम्राट ने शोगुन की पदवी धारण कर रखी थी। उसने अपने सामंतों यानी दैम्यों को भी इस पदवी से नवाजा हुआ था और ये सामंत भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी सेना को रखते थे और प्रशासन को बड़ी मजबूती के साथ चलाते थे। शोगुन शासन काल के अंदर जापान में अनेक प्रकार के बदलाव आए। इनका वर्णन इस प्रकार से है। राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक दृष्टिकोण से शोगुनों का शासन मुख्य रूप से सामंतों के अंदर बटा हुआ था। सामंत अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे और वे सेनाएं मुसीबत के समय सम्राट की सहायता करती थी। किसानों को सामंतों के अधीन कार्य करना पड़ता था। सामाजिक परिवर्तन। समाज के अंदर भी अनेक प्रकार के बदलाव आते जा रहे थे। जापानी जनता सामंतों से परेशान थी और उनका विरोध करना भी आरंभ कर चुकी थी, लेकिन राजा का समर्थन होने के कारण इन सामंतों की सेना ने अपने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। परिणाम ये निकला कि समाज के अंदर एक नई चेतना का उद्भाव हुआ और शिक्षा का प्रचार हुआ। इस शिक्षा के प्रचार के कारण ही जापान के नवयुवक पश्चिमी साहित्य का अध्ययन कर सके और उन्होंने ज्ञान और विज्ञान की भाषा सीख करके तकनीक का ज्ञान लेकर के जापान के अंदर एक नई क्रांति लाने का प्रयास किया। पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव है जापान का पृथक्करण। जापान के युवक जब पश्चिमी देशों के साथ शिक्षा ग्रहण करके आ रहे थे तो उन्हें पश्चिमी सभ्यता का पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ था। अब पश्चिम के देश ही जापान की अर्थव्यवस्था यानी उसका विकसित होने का लाभ उठाना चाहते थे। उन देशों में भी सबसे पहले पुर्तगालियों ने जापान की खोज करते हुए जब वे वहाँ आए और वहाँ के लोगों ने पुर्तगालियों का जबरदस्त स्वागत किया। पुर्तगालियों से उन्होंने गोला और बारूद बनाने की कला सीखी। इस कला के अंदर वे माहिर हो गए। पुर्तगालियों ने भी वहाँ पर अपने ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया और जापान के लोगों ने ईसाई धर्म को ग्रहण भी कर दिया। जब शोगुन शासकों को इस बात का पता लगा कि पुर्तगाली यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने जापान को पश्चिमी देशों के प्रभाव से बचाने के लिए वहाँ की गिरजों को गिरजाघरों को नष्ट करा दिया और एक आदेश पारित करते हुए जापानियों को ईसाई धर्म छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। अर्थात परिणाम ये निकला कि 300 वर्षों तक जापान विश्व से कट कर रह गया और वहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं हुआ। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ, कि जापान आगे किस प्रकार से बढ़ा। अब आगे बढ़ने के लिए 300 वर्षों के लंबे समय के बाद कामाडोर पेरी ने जापान के रास्ते को खुलवाने का प्रयास किया। वह अमेरिका से जापान पहुंचा। उसके पास 2 जहाज थे। उन जहाज़ों के माध्यम से वह जापान की बंदरगाह टोक्यो पर पहुंच करके वहाँ के सम्राट से मिला। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति का पत्र उसे सौंपा और एक उपहार के स्वरूप रेल का मॉडल भेज दिया। इसे देख करके जापानी राजा के मन में एक धारणा पैदा हुई कि पश्चिमी देशों के साथ जब तक हमारे व्यापारिक संबंध नहीं बढ़ेंगे इतने जापान का और विस्तार नहीं हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने अमेरिकियों को जापान की 2 बंदरगाहों से तेल, कोयला और पानी भरने की छूट दे दी। इतना ही नहीं, वहाँ जहाज़ों की मरम्मत के लिए भी उन्हें स्थान दिया। अब जापान का संबंध पश्चिमी देशों के साथ हो चुका था। अब मेइजी शासनकाल में जापान के अंदर क्या परिवर्तन हुए कि मेइजी शासनकाल
मेंजी का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासक, यानी बुद्धिमान शासक। जापानी भाषा में मेंजी कहते हैं। मेंजी शासक उन्हें तोकुगावा यानी कि शोगुन वंश के शासकों का अंत करके वहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि तोकुगावा शासकों ने जापान के अंदर वो आर्थिक विकास या आधुनिकीकरण नहीं कर सके जैसा वहाँ की जनता चाहती थी। तो तोकुगावा वंश का अंत करके वहाँ मेंजी शासक ने अपनी पदवी धारण की और उन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय सम्राट की नीति अपनाई कि पूरे देश का एक सम्राट होगा और वह राष्ट्रीय सम्राट पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। देश के नौकरशाही और सेना तीनों मिलकर के सम्राट के अधीन रहेंगी और सम्राट की इच्छाओं के अनुसार शासन करेंगे। इसके साथ साथ मेंजी काल के अंदर प्रशासन के अंदर ही बदलाव आया। प्रशासनिक ढांचे के अंदर अब सेना और सामंतों का स्थान नगण्य हो गया और सभी संपूर्ण भाग को राजा के हाथ में आ। राजा को भी उन लोगों ने पश्चिमी तरीके से ढाल दिया, अर्थात वहाँ का सम्राट पश्चिमी वेशभूषा, पश्चिमी वस्त्र पहन करके आलीशान कोठी में महल में रहने लगा। इसके साथ साथ जापान के अंदर सैन्य बल में परिवर्तन हुआ। सैन्य दृष्टि से वहाँ के सामंतों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया और संपूर्ण सेना राष्ट्रीय सम्राट के अधीन कर दी गई। इतना ही नहीं, उन सामंतों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उन्हें सख्ती से दबा दिया गया। वह सख्त बदले में उन्हें हर्जाना दिया गया। इतना ही नहीं, वहाँ की जमीन जायदाद सभी सामंतों से लेकर के किसानों के अंदर बांट दी गई, जो जापान के अंदर मेंजी काल के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव। मेंजी काल में शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन बदलाव हुआ। उन लोगों ने शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की, इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, पाठ्य सामग्री, अध्यापकों का प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ किया। स्कूलों में और उसके अंदर अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल किए गए। पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु में माता पिता का मान सम्मान, नैतिक संस्कृति प्रबंध आदि का प्रचार किया गया। लड़के और लड़कियों को समान रूप से पढ़ने का अधिकार प्राप्त किए गए। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जापान में कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहने पाए। परिणाम ये निकला कि 1910 तक आते आते जापान के अंदर कोई भी अशिक्षित नहीं था, अर्थात वहाँ शिक्षा का प्रचार काफी जोर शोर से हो रहा था। इसके बाद मैं आपको जापान के शासक चीन के बारे में बताते हैं, लेकिन चीन के बारे में बताने से पहले कुछ जापानी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से हो रहा था उसके विषय में और थोड़ा देखना हुआ था। जापान के अंदर यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। इन साधनों के अंदर प्रमुख रूप से रेलें थी। 1871 के अंदर जापान में रेल लाइन बिछाई गई। टोकोयामा योकोसायर के बीच रेल लाइन का निर्माण हुआ। रेल लाइनों का 70% भाग निजी कंपनियों ने बनाया, शेष भाग राज्य के द्वारा बनाया गया। इतना ही नहीं, जब जापान के अंदर टेलीग्राम में टेलीग्राफ प्रणाली आई तो वहाँ की संचार व्यवस्था के अंदर भी एक नया सुधार हुआ, अर्थात वहाँ की संचार व्यवस्था भी नए ढंग से प्रदर्शित हुई। बैंकों का उदय। अमेरिका की तर्ज के ऊपर जापान के अंदर भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक बनाया गया और इस बैंक के माध्यम से किस लोगों को ऋण दिए गए। 1906 तक आते आते जापान के अंदर उद्योग बैंक, कृषि बैंक, मजदूर बैंक इत्यादि बैंक बन चुके थे और जापान का एक जापान बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण करते हुए पूरे देश का एक बैंक बनाया गया था और जापान में उस समय बैंकों की संख्या 200 से अधिक हो चुकी थी। कृषि के क्षेत्र में विकास। वहाँ के लोगों ने यानी मेंजी शासनकाल ने कृषि के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। अब तक जापान में चावल की खेती होती आ रही थी, लेकिन अब किसानों ने चावल के साथ साथ अन्य फसलें उगानी आरंभ कर दी। शिक्षा के प्रचार के अंदर भी मेंजियों ने पश्चिमी ज्ञान विज्ञान सीखा, क्योंकि पश्चिमी लिपि और जापान की लिपि आपस में मिलती जुलती थी।
परिणाम ये हुआ कि वहाँ आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से व राजनीतिक रूप से काफी उन्नति हुई। अब मैं आपको चीन के विषय में बताता हूँ। उससे पहले चीन का थोड़ा भौगोलिक परिचय। देखिए, चीन हमारे देश के उत्तर में स्थित है और चीन एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफी बड़ा है और चीन के अंदर उसके भूगर्भ में अनेक प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं, लोहा, शीशा, तांबा, कोयला, चांदी, सोना आदि जमा है और इतनी बड़ी भू संपदा का मालिक चीन पूरे विश्व के अंदर एक शक्ति मात्र था। उसे विश्व से किसी प्रकार की चीजों की आवश्यकता नहीं थी। हर प्रकार की चीज वो अपने यहां पैदा कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में कुछ बाहरी शक्तियों ने चीन के अंदर प्रवेश करने की सोची, क्योंकि वो चीन की आर्थिक संपदा का लाभ उठाना चाहते थे। अंग्रेज वहां आए, उन्होंने मांचू वंश के शासकों से चीन के अंदर व्यापार की परमिशन ली, लेकिन चीन से प्राप्त सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र आदि वे और चाय वो केवल यूरोप के महाद्वीपों में बेच सकते थे। यूरोप से कोई वस्तु लाकर वो चीन में नहीं बेच सकते थे, क्योंकि चीन के पास किसी प्रकार की वस्तुओं का अभाव नहीं था। ऐसी स्थिति में ये यूरोपीय शक्तियां चीन पे अपना प्रभुत्व कायम करने की सोचने लगी। अब ये प्रभुत्व कायम तो वो कैसे करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए यूरोपियों ने, खासतौर से अंग्रेजों ने एक नई पॉलिसी चली, नई नीति को अपनाया। उन्होंने चीन के लोगों को अफीम का दास बनाना आरंभ किया, अर्थात वहां अफीम को बेचने की सोची। और अफीम ये अंग्रेज भारत से प्राप्त करते थे, भारत के किसानों पर दबाव डालकर अफीम की खेती करवाते थे। जब वहां के शासकों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया। 1837 से 42 के बीच अफीम को लेकर के अंग्रेज और चीनियों के बीच 2 युद्ध भी हुए, लेकिन इन युद्ध के अंदर चीन की पराजय हुई और चीन की पराजय होने के कारण यूरोपीय शक्तियों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, जिसमें रूस, इंग्लैंड, जर्मन और फ्रांस शामिल थे, चीन की बंदर बांट करके इतिहासकार बिनाके ने चीन की इस बात को ही चीनी खरबूजे को काटना, चीनी खरबूजे का काटा जाना, इसकी संज्ञा दी है और इसके बाद चीन के अंदर पूर्ण रूप से यूरोपियों का शासन हो गया। अब आता है चीन की 1911 की क्रांति। देखिए, बड़ी इंपोर्टेंट क्रांति है। चीन के शासन के अंदर 1911 की क्रांति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये क्रांति चीन के अंदर राजतंत्र को समाप्त करके वहां गणतंत्र की स्थापना करनी चाहते थे और गणतंत्रकारियों ने इस चीन के अंदर से राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिससे वहां की जनता उनका समर्थन करने लगी। अर्थात गणतंत्रवादियों ने कुछ सुधारों का आश्वासन दिया। वहीं से चीनी क्रांति 1911 की भूमिका बननी आरंभ हो गई। अब उसकी प्रमुख कारण क्या थे? सबसे पहले मांचू शासकों की अयोग्यता। चीन में जो मांचू शासक थे वो बड़े अयोग्य हो गए थे। ऐश्वर्य का जीवन, भोग विलास का जीवन और वैभव के साथ जीवन यापन करना उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया। परिणाम, उन्होंने चीन के विकास की तरफ, चीन की जनता की तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, जिससे वहां पर जो है एक ऐसा वातावरण बनने आरंभ हुआ जो गणतंत्र की तरफ जा रहा था। सुधारों की असफलता, कुछ लोगों ने सुधार करने का प्रयास भी किया, लेकिन वहां की राजमाता शुकुशी ने और कुछ सामंतों ने उनका विरोध किया और वो सुधार वहां चीन में लागू नहीं हो सके। उपनिवेशों पर अत्याचार, चीनियों को इस बात का एहसास हो चुका था यूरोपीय शक्तियां
इन्होंने जिन देशों को अपना उपनिवेश बना रखा है वहाँ पर बड़ा अत्याचार कर रही है, जिसके उदाहरण भारत था। ये सूचना उनके पास पहुँच रही थी कि उन्होंने भारतीयों का किस प्रकार से दमन किया है और पोलैंड को अंदर भी किस प्रकार से उन्होंने बंटवारा कर दिया है। ये ऐसे कारण थे जो कि क्रांति की तरफ अग्रसर हो रहे थे। इसके साथ साथ सेना के अंदर नया सैन्य बल स्थापित कर दिया गया था जो सैनिक दृष्टि से कमजोर होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में चीन के अंदर बदलाव की बड़ी आवश्यकता थी। शिक्षा का प्रचार, जो चीन के अंदर ज्ञान विज्ञान बढ़ता गया, शिक्षा का विकास हुआ, लोग चीनी भाषा को समझने लगे और उसे यूरोपीय साहित्य को पढ़ने लगे। यूरोपीय साहित्य पढ़ने से उन्हें सबसे अधिक फायदा हुआ और उनके मन में अपने राजतंत्र के प्रति घृणा पैदा हुई और वहाँ गणतंत्र की स्थापना करने की इच्छा जागृत हुई। प्रेस की भूमिका, चीन के अंदर उस समय अनेक अखबार निकलने लगे थे जो राष्ट्रवाद के ऊपर बढ़ावा दे रहे थे। लोगों के अंदर राष्ट्र भावना बढ़ती जा रही थी और राजतंत्र के खिलाफ घृणा पैदा हो रही थी। सन यात सेन की भूमिका, क्योंकि सन यात सेन चीनी क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे विदेश के अंदर डॉक्टर की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन वहाँ से वापस लौटे तो एक राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्ति धनी बनकर लौटे। उन्होंने चीन के राजतंत्र का आते ही विरोध किया और चीन के अंदर एक गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम विदेश में घूम घूम करके यात सेन ने पैसा इकट्ठा किया। चीनी शासकों ने यात सेन को मरवाने के लिए $50,000 का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन यात सेन ने हार न मानी और चीन के अंदर बदलाव करने की ठान ली। ऐसे कुछ कारण थे इसके फलस्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तक कह दिया था कि चीन में यात सेन का वो स्थान है जो रूस में लेनिन का, टर्की में मुस्तफा कमाल का और भारत में महात्मा गांधी का है। और अब आता है तत्कालीन कारण कि उपरोक्त सभी कारण तो 1911 की क्रांति के लिए तैयार थे, लेकिन क्रांति एकदम से क्यों बढ़ गई? चीनी सरकार ने रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और रेल लाइन बिछाने की सभी शक्तियां अपने पास ली। प्रांतीय शासनों ने इसका विरोध किया क्योंकि प्रांतीय शासन ये चाहते थे कि रेल बिछाने की शक्ति पावर हमारे पास रहे। केंद्र सरकार को ये लगा कि इससे राजतंत्र एवं केंद्रीय सरकार कमजोर पड़ेगी, राजा की शक्ति कमजोर हो जाएगी। उन्होंने इसका विरोध किया और यही कारण था कि चीन के अंदर 1911 की क्रांति आरंभ हो गई। और क्रांति आरंभ होने के बाद चीन के अब सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव आ गए। सन यात सेन के योगदानों को या भुलाया नहीं जा सकता है। अब उनके सिद्धांत, उनकी नीतियां के अनुसार ही चीन का शासन हुआ, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अनेक प्रकार के सुधार हुए। चीनी में उद्योग धंधे बढ़ने लगे, लोगों को रोजगार मिलने लगा। लेकिन वहां पर एक चीज यात सेन ने भी थोड़ी सी कमी छोड़ी। यात सेन की मृत्यु के बाद चियोरोगी ने वहां का शासन संभाला और महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय रही। महिलाओं का केवल 4 दीवारी के अंदर ही बंद कर दिया गया। उनको केवल 4 सिद्धांत ही महत्वपूर्ण दिखाई दिए कि सतीता, रंग रूप, वाणी और काम, यही महिलाओं के कार्य हैं। और इन कामों में भी महिलाओं को बांध के रख दिया, जिससे वहां के गणतंत्र के प्रति महिलाओं के अंदर आक्रोश पैदा हुआ। इतना ही नहीं, यात सेन के शासन में वहां केवल रोटी, कपड़ा, मकान और परिवहन, इन चीजों के ऊपर अधिक जोर दिया, क्योंकि इनके विकास से ही इनका विकास हो सकता था। इस बात की तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिया। अतः वहां पर एक इस
गणतंत्र का मूल आरंभ हुआ है और 1921 के अंदर साम्यवादी पार्टी की स्थापना है और अब तक चीन में आज तक कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादियों का ही शासन चला आ रहा है। वहाँ गणतंत्र की समाप्ति कर दी गई है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के बदलाव आए जिनसे पूरा विश्व आधुनिकीकरण के रास्ते के ऊपर चल पड़ा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको लिखने। सर्वप्रथम, जापान की अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध नीति और पर्यावरण का विनाश कहाँ तक आधुनिकीकरण का परिचायक है? क्वेश्चन नंबर 2, जापान का भौगोलिक परिचय देते हुए शोगुन काल में क्या क्या बदलाव हुए उनकी व्याख्या करें। मेंजी के शासनकाल में जापान में क्या परिवर्तन हुए उनका वर्णन करें। इसके साथ साथ जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ इसका वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न, चीन का भौगोलिक परिचय दें और वहाँ साम्राज्यवाद यानी भय साम्राज्यवाद का शिकार कैसे हुआ। फिर सुने इसको, चीन का भौगोलिक परिचय देते हुए ये बताएं कि चीन साम्राज्यवादी शक्तियों का शिकार कैसे हुआ। चीन की 1911 की क्रांति के क्या कारण थे, इस पर विस्तार से प्रकाश डालें। ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं।